नमस्कारम। एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ। छोटा ही होगा बट काम बहुत आने वाला है। आज मैं आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग और मोमेंटम इन्वेस्टिंग के बीच में लाइव केस स्टडी डिस्कशन दिखाने वाला हूँ। एक अच्छा स्टॉक मिला है, पॉलीकैब। ये स्टॉक गिरा है इन दिनों, आपने सुना होगा 20, 25, 30% गिर गया है स्टॉक। और उस स्टॉक के अंदर में हमको क्लियर एप्लीकेशन दिख रहा है कि कोई वैल्यू इन्वेस्टर उसमें इन्वेस्ट किया होगा तो क्या हुआ होगा, कोई मोमेंटम इन्वेस्टर इसमें इन्वेस्ट किया होगा तो क्या होगा। और अगर आप इन दोनों में से कुछ भी नहीं है तो शायद आपके लिए लर्निंग बहुत अच्छी हो जाएगी कि आपको पता लग जाएगा वैल्यू इन्वेस्टिंग होता क्या है, मोमेंटम इन्वेस्टिंग होता है। और अगर आप हाइब्रिड काम करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग भी करते हैं और मोमेंटम इन्वेस्टिंग भी करते हैं, तो आपको ये स्टॉक से क्लियर कट एप्लीकेशन समझ में आ जाएगा कि ये दोनों वर्क कैसे होते हैं। ठीक है, तो स्क्रीन शेयरिंग करता हूं और आपके साथ में सीधा चर्चे में घुस जाता हूं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग वर्सेस मोमेंटम इन्वेस्टिंग है। पहले इस स्टॉक के बारे में जानते हैं। तो पॉलीकैब स्टॉक, ये कंपनी क्या करती है? अगर ब्रीफली इस कंपनी के बारे में जानना है तो ये कंपनी तार बनाती है। आपने देखा होगा ना एड में चारों तरफ, ये केबल कंपनी, इसका काम है केबल्स बनाना। और जो हम घर पे केबल लगाते हैं, जनरली क्या होता है जब हम घर बनाते हैं तब केबल की रिक्वायरमेंट बहुत होती है। अपने को सरिया चाहिए, सीमेंट चाहिए, सब कुछ चाहिए, हमको तार भी चाहिए। तो पॉलीकैब पिछले कुछ महीनों से जबरदस्त स्टॉक परफॉर्मेंस दिखाया इसने। मैं इसके पिछले 5 साल का अगर आपको स्टॉक का मूवमेंट दिखाऊं, पिछले 5 साल के अंदर में, माफ कीजिएगा मेरा इंटरनेट हो सकता है कि बीच बीच में ट्रबल दे। तो पिछले 5 साल में ये स्टॉक कहाँ था? ये 550 का स्टॉक जो है, ये ऊपर में कहाँ तक चला गया? ये तकरीबन 5,500, मतलब 10x रिटर्न पिछले 5 साल में इस कंपनी ने दिया। क्यों दिया? क्योंकि इसके फंडामेंटल्स भी इसके परफॉर्मेंस को जस्टिफाई कर रहे थे। तो इसका अगर मैं एनुअल रिजल्ट्स देखूं, परफॉर्मेंस देखूं, तो इसका एनुअल देखते हैं। ये क्वार्टरली था, ये एनुअल है। तो एनुअल परफॉर्मेंस आप देखिए, ये कंपनी 7 साल पहले इसका टर्नओवर था 6,900 करोड़, जो कि इस टीटीएम मतलब पिछले 4 क्वार्टर का हम अगर सेल्स को ऐड करें तो 16,000 का। ठीक है, और इसका प्रॉफिट जो है वो 360 करोड़ था 7 साल पहले, जो कि अभी है 1,600 करोड़। तो परफॉर्मेंस वाइज कंपनी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस। अब हुआ क्या, इस कंपनी के अंदर में इनकम टैक्स रेट आ गया। इनकम टैक्स रेट के अंदर में यह खुलासा हुआ है कि इस कंपनी ने टैक्स की चोरी की है। कैसे? कि कुछ सेल्स जो यहाँ दिखा रहा है वो एक्चुअल में सेल्स इसके बियॉन्ड सेल्स है, जो कि कोई दूसरी तरीके से इन्होंने सेल्स को जनरेट किया और साथ में कुछ कैश जनरेट किया, व्हाटएवर। तो इनकम टैक्स वाले बोल रहे हैं कि इसके ऊपर में बहुत बड़ा टैक्स लायबिलिटी आ सकता है। तो ये इनकम टैक्स की तरफ से स्टेटमेंट आया। कंपनी के मैनेजमेंट की तरफ से ऐसा कोई स्टेटमेंट अभी तक आया नहीं है। हाँ, एक अनाउंसमेंट आई है जो कि मैं आपको दिखा देता हूं कि अगर अनाउंसमेंट में जाके अगर मैं यहां पर देखूं तो अनाउंसमेंट डेफिनेटली आई है। इन्होंने क्लैरिफिकेशन दिया है कि कुछ रेड आई है, कुछ बातें हैं, बट एक डिटेल्ड रिप्लाई जो है वो कंपनी देगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये बातें समझ में आ गई आपको। अब हुआ क्या, स्टॉक जो है पिछले अगर एक हफ्ते का परफॉर्मेंस देखें तो क्रैश कर गया। 5400 का जो स्टॉक है वो आज के रेट में 3,900 है। तो एक ऑब्वियसली एक हाहाकार मच गया। जो होल्ड करते हैं उनको एक बड़ा अजीब सा एक माहौल बन गया और सबने बेचने बात कर दी। टीवी वालों ने बेचने की बात कर दी, पहले टीवी वाले लेने की बात करते अब बेचने की बात कर दिए। तो मोटा मोटी एक नेगेटिविटी इस स्टॉक को लेके चारों तरफ आ गई। तो अब देखिए इसमें डिलीवरी भी बहुत हुई। 9 जनवरी को डिलीवरी हुई, 10 को डिलीवरी हुई, 11 को इसमें सबसे ज्यादा डिलीवरी, 20% स्टॉक गिर गया क्योंकि एक बड़ा फंड जिसने काफी पैसे स्टॉक में डाल रखे थे उसने भर के स्टॉक को बेच दिया। अब जो मुद्दा है जो मैं आपसे चर्चा करना चाह रहा था वो ये है कि इसमें वैल्यू इन्वेस्टिंग और मोमेंटम इन्वेस्टिंग की बात कहां से आई। ठीक है, तो मैं आपको एक आउटपुट दिखाता हूं। हम एक स्कोर बनाते हैं और यहां पर हम केस स्टडीज बनाते हैं स्टॉक के ऊपर में। तो एक केस स्टडी है हमारा भी पॉलीकैब पे। हमारी टीम ने जब पॉलीकैब कंपनी पे रिसर्च किया तो हमने इसको स्कोर दिया 23/30। क्यों? इसका पूरा डिटेल हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ वेरी वेरी ट्रांसपेरेंटली कि ये कंपनी करती क्या है, ये कंपनी के नंबर्स क्या बोलते हैं, क्यों हमने कंपनी को रेटिंग ऐसा दिया है, किस किस पैरामीटर पे हमने कंपनी को क्या रेटिंग दी, फुल ट्रांसपेरेंसी। क्योंकि कंपनी जो नंबर्स डिस्क्लोज कर रही हैं, हम अल्टीमेटली स्कोरिंग जो करेंगे
वो डिस्क्लोजर के आधार पे करेंगे। तो ये 6 पैरामीटर पे हम कंपनी को टिपिकली रेट करते हैं और ये 6 पैरामीटर को दिमाग में रखते हुए कंपनी का रेटिंग है 23 आउट ऑफ 30। तो ये तो हो गया एक वैल्यू इन्वेस्टर का रेटिंग फ्रेमवर्क कि ये कंपनी को मैं क्या लेना चाहूंगा। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया हाँ, ये कंपनी लेने लायक है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये है किस भाव में लेने लायक है, क्योंकि हर भाव में आप नहीं ले सकते। You can't be buyer of a stock at every price. You obviously need to find the right price. तो हमने एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी कॉन्सेप्ट स्टॉकेज में डाल रखा है। बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। इसमें हम कहते हैं कि क्या सही प्राइस है ये स्टॉक को लेने का। जैसे अगर मैं इस टाइम पीरियड में जाता हूं, यहाँ पे जून का टाइम है ये, तो राइट प्राइस था ये 2400, लेकिन स्टॉक ट्रेड हो रहा था 3500, तो वो राइट प्राइस नहीं था। ऑलरेडी हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर थे। ये राइट प्राइस थोड़ा हमने ऊपर शिफ्ट किया बिकॉज कंपनी के परफॉर्मेंस अच्छे हुए, तो हमको लगा कि कंपनी का अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी वारंट करता है कि हम प्राइस को डिमांड जोन को ऊपर ले जाएं, फिर भी कंपनी ऊपर ट्रेड करेगी। फिर राइट प्राइस है ये जोन, जो कि लेटेस्ट रिवीजन में हमने देखा कि अब राइट प्राइस हो गया 3400 से 3800। तो एक वैल्यू इन्वेस्टर जब किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करता है तो उस प्राइस पे करता है जहां पर मार्जिन ऑफ सेफ्टी हाईएस्ट हो। जैसे अभी ये जो प्राइस है 3400 से 3800, दिस इज अ प्राइस व्हेन द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज हाईएस्ट फॉर दिस कंपनी। तो ये वैल्यू इन्वेस्टर की सोच है। और वैल्यू इन्वेस्टर कभी भी बेचने के लिए नहीं लेता है, वो लाइफ लॉन्ग बिजनेस का पार्ट बनने के लिए किसी भी कंपनी को लेता है। तो आज की रेट में अगर ये प्राइस जोन है, तो अगर आप लॉन्ग टर्म में इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, तब आप ले सकते हैं अनटिल इसमें बहुत बड़ा घोटाला आ जाए। देखिए सत्यम घोटाला तो आया था ना, और हमारी लाइफ में स्टॉक्स तो आएंगे ना जिनमें घोटाला होगा और जिसमें हम प्रॉब्ली 80% पैसा खोलेंगे। इसीलिए तो डाइवर्सिफिकेशन की है, एक स्टॉक में बहुत ज्यादा पोजीशन रखना की नहीं है। तो ये सब चीजें जो बेसिक पोजीशन साइजिंग ओरिएंटेड रिस्क मैनेजमेंट टेक्निक्स है, वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा, और वैल्यू इन्वेस्टर को ये अच्छे से पता है। इसलिए वैल्यू इन्वेस्टर अपने पोजीशन साइजिंग को बहुत ध्यान से रखता है। तो मान लेते हैं कि ये आपकी कंपनी है जिसमें आपने पैसा नहीं डाला अभी तक, और ये वैल्यू इन्वेस्टर का मॉडल बोलता है कि भाई इसमें अब आप डाल सकते हैं, छोटा अमाउंट से चालू कर सकते हैं। जब ये स्टेबल हो जाए तब हो सकता है कि आप और इसके अंदर में पैसा डाल सकते हैं। ये वैल्यू इन्वेस्टर की सोच है। तो जिन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग किया होगा वो तो बहुत पहले से घुसे हुए होंगे, राइट, क्योंकि उनको बहुत पहले से इसमें वैल्यू नजर आया होगा, क्योंकि बिजनेस ग्रो कर रहा है। तो बिजनेस जैसे जैसे ग्रो करेगा वैसे वैसे कंपनी का स्कोर भी बेटर होगा, वैसे वैसे आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी ऊपर जाएगा और आप और इन्वेस्ट करने में इच्छुक होंगे। ये तो हो गया वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉन्सेप्ट, ठीक है। वहां बेचने की नहीं सोचते, वहां आप खाली पोजीशन रख के लॉन्ग टर्म में होल्ड करने की सोचते हैं, करेक्ट। अब दूसरा मोड देखते हैं, वो है मोमेंटम इन्वेस्टिंग, जो कि मैं फॉलो करता हूं। अब मोमेंटम इन्वेस्टर क्या बोलता है कि अगर स्टॉक में मोमेंटम है तब मैं पार्टिसिपेट करूंगा, जिस दिन मोमेंटम खत्म हो गया मैं एग्जिट कर जाऊंगा। और अलग अलग तरीके हैं मोमेंटम इन्वेस्टिंग को एग्जीक्यूट करने के। जैसे मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल को पकड़ रखा है, मोमेंटम ट्रेडिंग पॉइंट, मोमेंटम इन्वेस्टिंग पॉइंट है उसे। तो मैं आपको दिखाता हूं, अगर मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ मॉडल को फॉलो करूं तो मैं क्या इस स्टॉक में करता एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर। माफ कीजिएगा, मेरा इंटरनेट के कारण कई बार ये थोड़ा स्लो हो जाता है, तो कोशिश करते हैं यहाँ पर आ जाए। तो एच चार्ट जो स्टॉकेज में है उसमें चलते हैं, और वहां पर मैं आपको दिखाता हूं कि एज अ मोमेंटम इन्वेस्टर में क्या करता हूं। एच चार्ट के अंदर में मैं दो इंडिकेटर्स को फॉलो करता हूं। आरएस मार्केट, जो कि मेरा प्रोप्राइटरी मॉडल है, जो मैंने सिखा रखा है लर्न टू ट्रेड में, बट आरएस हमने यहाँ पर इंप्लीमेंट कर रखा है। आरएसआई और डिलीवरी, ये मैं तीनों को देखता हूँ बहुत एक्टिवली। इनफैक्ट मूविंग एवरेज भी था, मैं इसको ऐड कर लेता हूँ मूविंग एवरेज को भी। तो मूविंग एवरेज 50 और मूविंग एवरेज 200, ये दोनों को अपने ऐड कर लेते हैं। इससे मेरे को शॉर्ट टर्म ट्रेंड और मीडियम टू लॉन्ग टर्म ट्रेंड का भी एक इंडिकेशन मिलता है, तो इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा टेम्पलेट है जिसमें स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज के जैसे नीचे गया, और इसका देखिए आरएस दिख रहे हैं यहाँ पे, ये आरएस मोटा मोटी जीरो के आसपास चल रहा था। स्टॉक ऊपर जा रहा था बट आरएस मोटा मोटी जीरो के आसपास चल रहा था। ये देखिए यहाँ पे, थोड़ा सा मैं चार्ट को ठीक कर देता हूँ। स्टॉक ऊपर जा रहा था, ये स्टॉक ऊपर जा रहा था, बट आरएस जो है वो नीचे की तरफ था। इसका मतलब आउट परफॉर्मेंस इस स्टॉक का उतना ही था मार्केट के मुकाबले जितना होना चाहिए था। और जैसे ही आरएस जीरो के नीचे गया, इसका मतलब ये स्टॉक निगेटिव हो गया,
कई लोग उसको ऐसा मानते हैं कि RS0 के नीचे गया और 50 डे मूविंग एवरेज के नीचे अगर स्टॉक चला गया तब मैं बेचूंगा। कई लोग ऐसा बोलते हैं RS अगर 0 के नीचे चला गया तब मैं बेच दूंगा। देखिए, मोमेंटम इन्वेस्टर हमेशा ये कोशिश करता है कि जब मोमेंटम खत्म हो जाए तब मैं इस स्टॉक से एग्जिट कर जाऊं। जैसे इस स्टॉक में मोमेंटम कब आया था? यहां आया था जब RS0 के ऊपर चलना चालू हुआ था। क्या प्राइस था उस समय? 2500। अब देखिए, ये 50 डे मूविंग एवरेज के ऊपर रहा हमेशा, और यहां पर जब इसका RS0 के नीचे गया तब प्रॉब्ली टाइम था कि इस स्टॉक से हम एग्जिट कर लें, राइट? तो कुछ लोगों को ये लगता होगा कि सर ये तो पोस्टमार्टम हो गया, बोलना बहुत आसान। वेल, बोलना आसान है और करना भी आसान है। खाली आपको प्रॉपर्ली फॉलो करना पड़ेगा, और आप हर स्टॉक में इस तरह का मॉडल को फॉलो कर सकते हैं। कोई भी एक स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको 100% ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जैसे अपने रिलायंस की बात करते हैं। चलिए, रिलायंस आ गया है सामने, तो रिलायंस की बात करते हैं। ऑल्दो इतने बड़े स्टॉक्स के अंदर में ये सब मॉडल उतना एफिशिएंटली वर्क नहीं करता है जितने मिड कैप या रिलेटिवली लार्ज स्टॉक में करता है। बट आप देखिए, रिलायंस के अंदर में क्या हो रहा है। जब तक इसका RS0 के नीचे था तब तक मुझे नहीं लेना था। द मोमेंट RS प्लस आया यहाँ पे, विच इज अराउंड 2500 के लेवल पे, ये टाइम था कि RS रिलायंस में एंट्री लेते, और आज के रेट में रिलायंस का प्राइस है 2700। एग्जिट कब करेंगे? जब ये RS डाउन ट्रेंडिंग हो जाएगा और प्रॉब्ली 0 के नीचे चला जाएगा, तब हम इस से एग्जिट करेंगे। तो आपको ये समझ में आया ना, वैल्यू इन्वेस्टिंग और मोमेंटम इन्वेस्टिंग में डिफरेंस। और पॉलीकैब एक क्लासिक केस स्टडी है। तो आपको क्या करना चाहिए? देखिए, मैंने एक अपने लिए मॉडल बना रखा है, वो मैं आपको शायद शेयर करता हूँ। आपको पसंद आया तो आप वो यूज कर लीजिए। मेरी एज 45 है, तो मेरा 45% इक्विटी पोर्टफोलियो जो है ना ओवरऑल, वो मेरे बच्चों का है। वो वैल्यू इन्वेस्टिंग के लिए, उसमें मैं मदर स्टॉक्स खरीदता हूँ, उसमें मैं SIP करता हूँ, जो भी करता हूँ। और 55% जो है वो मैं मोमेंटम के लिए यूज करता हूँ। और मोमेंटम में हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा, जब मोमेंटम कमजोर हो रहा था तो स्टॉक बेचना है और कैश में आ जाना है। बिकॉज जब मोमेंटम वापस से आएगा तभी तो हम स्टॉक डिप्लॉय कर पाएंगे, है ना? तो सोच बहुत अलग है, वैल्यू इन्वेस्टिंग, मोमेंटम, और आप दोनों काम कर सकते हैं। खाली थोड़ा सा ना एक प्रोसेस बना लीजिए, एक सेटअप अपना क्रिएट कर लीजिए। और मेरे यूट्यूब चैनल में लर्न टू ट्रेड में मैंने मोमेंटम इन्वेस्टिंग का आपको सब कुछ सिखा दिया। कहीं जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो उसका फायदा उठाइए और सीखिए। क्या दूसरे को क्रिप करना, दूसरे को ब्लेम करना, मैनेजमेंट का ये गलती है, बहुत आसान होता है। बट खुद नहीं करेंगे तो एग्जिट कोई नहीं देने वाला। कोई फोन में नहीं बोलेगा, कान में आके नहीं बोलेगा एग्जिट कर ले, एग्जिट कर ले। आप ही को करना पड़ेगा एग्जिट। तो मोमेंटम इन्वेस्टिंग मॉडल से आप अपना एग्जिट फ्रेमवर्क को और बेटर कर सकते हैं। सोचिएगा इसके बारे में, और नहीं आता है तो सीख लीजिए। ओके, बाय, मिलते हैं जल्द।